महाराष्ट्र और झारखंड में जानकार कहते हैं कि महिला केंद्रित योजनाओं का खूब जोर चला, चुनाव पर उसका खासा असर देखा गया। तो क्या बिहार में भी नीतीश कुमार अपने इतिहास के अनुसार महिलाओं को फिर से लुभाने के लिए कुछ नई तरकीब अपना रहे हैं? इस पर बात करेंगे। साथ ही नीतीश कुमार क्या इस चुनाव के बाद अपना एग्जिट प्लान भी तैयार कर रहे हैं, राजनीतिक संन्यास की तैयारी कर रहे हैं? इस पर बात करेंगे। इसके अलावा उपचुनाव के बाद जिस तरीके से आरजेडी को झटका लगा है, तो तमाम जानकार उसकी स्थिति पर टिप्पणी कर रहे हैं, कह रहे हैं कमज़ोर हो गई आरजेडी, तेजस्वी कहाँ चूक रहे हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं, पार्टी के अंदर कानाफूसी हो रही है। इस पर चर्चा करेंगे और सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। तो सबसे पहले तो भाई हमने देखा महाराष्ट्र और झारखंड, एक जगह महायुति यानी कि एनडीए जीती, एक तरफ देखा गया झारखंड में जहां एनडीए जीती, और दोनों ही जगह दो योजनाओं का बड़ा जोर रहा। महिला केंद्रित योजनाओं का, लाडली बहन और मातृ सम्मान, महिला सम्मान, झारखंड वाली योजना का नाम भूल रहा हूँ, मैया सम्मान योजना का। जी, नीतीश कुमार का भी एक लंबा इतिहास रहा है बिहार में महिला वोटरों को कैटर करने का, उन पर केंद्रित योजनाएं चलाने का, मगर अब समय काफ़ी बीत गया है। तो अब क्या नीतीश कुमार के मन में कोई फिर से नई तरकीब, नई योजना महिला वोटरों को आकर्षित करने के लिए चल रही है? कैसे? देखिए, आपको ये बताएं कि 15 दिसंबर से नीतीश कुमार यात्रा आरंभ करने जा रहे हैं और जिसको लेकर के चर्चाएं बहुत तेज हो गई। वो औरंगाबाद से यात्रा शुरू करेंगे और उसको लेकर के तैयारी भी शुरू हो गई है। दरअसल आरजेडी ने इसको लेकर के सवाल भी उठाया है, क्योंकि इस यात्रा में जो खर्चे होंगे उसको लेकर के आरजेडी ने बड़ा तीखा सवाल उठाया है और खुद तेजस्वी यादव ने इसको लेकर के बात की है। लेकिन नीतीश कुमार का जो मास्टर स्ट्रोक रहा है वो फिर से चलने जा रहा है। आप एक बात जान लीजिए कि अगर आप मध्य प्रदेश को देखें, महाराष्ट्र को देखें और झारखंड को देखें, तो आप ये पाएंगे कि इन तीनों प्रदेश में अगर पार्टी की जीत हुई है, जिस भी पार्टी की जीत हुई है, तो उसके पीछे महिलाओं को साधने का प्रयास देखा गया। अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश की बात करें, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, शिवराज सिंह दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन शिवराज सिंह भले ही मुख्यमंत्री नहीं बने पर पार्टी की सरकार आई, उसमें कहा जाता है कि लाडली योजना का बहुत बड़ा योगदान, और ये इस योजना ने इस तरह का कमाल किया कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और उसके बाद पार्टी जो है बड़ी मेजॉरिटी से जीतती आई और कांग्रेस का सपना धरा का धरा रह गया। महाराष्ट्र पे आइए, लोकसभा में किस तरह की हार हुई थी? आपको याद होगा बीजेपी 9 सीटों पर सिमट गई थी, जरा सोचिए। और अब बीजेपी सरकार बनाने के लगभग करीब पहुंच चुकी है। 132 सीटें इस बार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को आई है। एकनाथ शिंदे 57 सीट लाए हैं और 40 से ज्यादा सीट कौन लाए हैं? तो अजीत पवार, मतलब एनसीपी अजीत पवार। अब देखिए, एनसीपी अजीत पवार अपने चाचा से 4 गुना ज्यादा सीट लाते हैं। एकनाथ शिंदे ओरिजिनल शिवसेना अपने को कहते हैं, लेकिन आप कह लीजिए कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना से 3 गुना ज्यादा सीटें लाते हैं। अब जरा समझिए कि इतनी ज्यादा सीटें लाने के पीछे वो कौन सा फैसला था। तो कहा जा रहा है कि महायुति इस तरीके से जीती है, उसमें एक बड़ा कारण है ये लाडली बहन योजना, कि महिलाओं को जिस तरीके से पैसे दिए गए, एक योजना बनाई गई और उसके बाद अब उनको पैसे दिए जाने लगे और महायुति ने महाराष्ट्र को इस कदर बिल्कुल क्लीन स्वीप कर लिया। अब आ जाइए झारखंड पर। हेमंत सोरेन को लेकर के बहुत तरह की बात कही जा रही थी। हेमंत सोरेन ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया। उन्होंने देखा कि किस तरीके से बीजेपी मध्य प्रदेश में लौटी है। हेमंत सोरेन ने वहां भी किया मैया योजना लेकर के आए, 1000 रुपया देने लगे और कहने लगे कि अगर मैं फिर से जीता तो दिसंबर से आपको 2500 रुपया मिलेगा। उससे पहले बीजेपी 2100 रुपए का अनाउंसमेंट कर चुकी थी, लेकिन चूंकि हेमंत सोरेन की सरकार दे रही थी और फिर आ गई है तो 2500 देगी। तो समझिए लोगों ने बीजेपी पर भरोसा नहीं किया और नीतीश कुमार ये काम शुरू से करते आ रहे हैं। आप ये देखिए कि जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं को आरक्षण दिया, आप ये समझिए महिलाओं की वजह से नीतीश कुमार ने शराब पर पाबंदी लगा दी, ये समझिए।
और इतने लोगों ने, विपक्ष ने, पार्टी के भीतर तरह तरह के लोगों ने उन पर आरोप लगाया कि ये फेल है, ये पैरेलल इकोनॉमी चल रहा है, लोग अवैध शराब का धंधा धड़ल्ले से कर रहे हैं, बिहार सरकार को भारी भरकम नुकसान हो रहा है, पर नीतीश कुमार के कान में जूं तक नहीं रही। इसकी बड़ी वजह यह है कि उन्होंने महिला वोटर्स के रूप में एक बड़ा वोट बैंक तैयार कर लिया। और आप देखेंगे भी पिछले कुछ विधानसभा चुनाव में तो आप पाएंगे कि महिलाओं ने जिस तरीके से बढ़ चढ़ करके चुनाव में हिस्सा लिया है, उससे साफ समझ में आता है कि नीतीश कुमार हारते हारते भी कैसे जीत जाते हैं। हारते हारते मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 2020 में जीत गए। 2015 में जब बीजेपी लगातार जीत रही थी चुनाव, तो बीजेपी के रथ को बिहार में ही रोका गया था और वो रोकने वाले नीतीश कुमार थे, उनके साथ आरजेडी थे, पर चेहरा तो नीतीश कुमार थे ना। तो अब समझिए, जहां पर 11 लाख महिलाओं के समूह का एक ग्रुप है और एक ग्रुप में 10 महिलाएं हैं, उनको कितना लोन दिया गया है वो भी माफ करने की चर्चा है। तो नीतीश कुमार अगर माफ करेंगे तो जरा सोचिए कि 11 लाख समूह जो है और हर समूह में 10 महिलाएं हैं कम से कम, तो कितना बड़ा वोट बैंक तैयार होता है। दूसरी बड़ी बात कही जा रही है कि झारखंड मध्य प्रदेश की तरह यहां भी 1000 रुपया दिया जा सकता है। तो एक बड़ी बात यह है, आपको याद होगा नीतीश जब सरकार में आए पोशाक योजना इन्होंने शुरू किया। लड़कियां गांव में साइकिल चलाते हुए पोशाक पे ड्रेस में पहनकर स्कूल जाती देखी गई और यह बिहार के लिए बहुत बड़ा स्टेप था। बिहार का इमेज बदलने लगा। जिस बिहार को लोग जंगल राज और तरह तरह की उपमाओं से नवाजा करते थे, उस बिहार की पूरी परिदृश्य बदलती हुई दिखाई पड़ी। तो आप समझिए, नीतीश कुमार अपने हथियार को धारदार बना रहे हैं। उन्होंने जो सबको सिखाया है उसको फिर से वो धार दे करके जमीन पर उतारने के प्रयास में लग गए। क्योंकि ये ध्यान में रखिए कि अब नीतीश कुमार सिर्फ चुनाव जीतने की बात नहीं कर रहे हैं, नीतीश कुमार 220 से ज्यादा सीटें लाने की बात कर रहे हैं। मतलब 2010 का रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहे हैं। उपचुनाव में 4 सीट एनडीए जीती है। तो आप समझ लीजिए, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने तमाम सांसदों, आप पंचायत लेवल से लेकर के और सांसद तक से मीटिंग करके और एक टारगेट सौंप दिया और जिस तरह की बात उन्होंने कही, और फिर 15 दिसंबर से ये तैयारी है कि कैसे वो पूरे बिहार में घूमेंगे और महिलाओं को टटोलेंगे, महिलाओं को एक बार पुख्ता तरीके से साधने का प्रयास करेंगे। और निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को लगता है कि एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसको वो चलेंगे तो विपक्ष, जो उनके विरोधी दल हैं, वो धाराशाही हो जाएंगे। और इसी का प्रयास नीतीश कुमार 15 दिसंबर से शुरू करने जा रहे हैं। बिल्कुल, अब प्रयास सफल कितना होता है वो तो बिहार की महिलाएं जब चुनाव आएगा तब तय करेंगी। मगर नीतीश कुमार अपना, कह सकते हैं कि पुराना हथियार थोड़ा और नए रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। पर चर्चा एक ये भी है कि नीतीश कुमार की लगातार स्वास्थ्य, उनके उम्र, लगातार इसकी चर्चा भी होती रहती है। तो क्या ये जो अब चुनाव आ रहा है अगले साल, ये नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव होगा? क्या राजनीतिक एग्जिट की तरफ बढ़ रहे हैं नीतीश कुमार? देखिए, एक बात आपको बता दें कि ये चर्चा पुरजोर है कि नीतीश कुमार का एग्जिट प्लान तैयार जी। और एग्जिट प्लान को लेकर के इसलिए चर्चा है क्योंकि जो आंकड़ा सामने रखा गया है ना कि इसको क्रॉस करना है, तो ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार इस तरह की विक्ट्री ला करके नीतीश कुमार राजनीति से संन्यास ले लें। लेकिन कई बार इस तरह की बात करने वाले संन्यास ले चुके हैं, नीतीश कुमार वहीं बैठे हुए हैं। ये भी हमें ध्यान रखना होगा। आप याद करिए, तेजस्वी यादव के साथ गए थे, कई मंच पर कहते थे अब तो यही ना देखेंगे, यही बात उनका स्टाइल होता था, अब तो आगे से यही ना देखेंगे, यही बिहार के भविष्य है। और देखिए, वो नीतीश कुमार उनको छोड़ करके फिर से एनडीए के पाले में आ गए। और एनडीए के पाले में आए तो उसके बाद उनको लेकर के बहुत तरह का सवाल जवाब होने लगा। पर लोकसभा चुनाव में 12 सीटें ला करके उन्होंने करारा जवाब सबको दिया जो
नीतीश कुमार को स्पेंट फोर्स मानने लगे थे कि नीतीश कुमार स्पेंट फोर्स हैं, उनमें कोई बहुत दम नहीं है, बहुत ताकत नहीं रह गया है, अब वो उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लोग पसंद नहीं करते, तरह तरह की बात होने लगी। पर 12 सीटें जीत करके नीतीश कुमार ने यह साबित कर दिया कि आज भी हम बिहार के सबसे बड़े नेता हैं और हम जिधर रहेंगे पलड़ा उधर ही भारी होगा। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 24 के जनवरी में ये पूरा कार्यक्रम हुआ था, नीतीश कुमार एनडीए में आ गए थे और तरह तरह की बात हुई थी, ये आपको याद होगा। अब देखिए 12 एमपी का जीतना, बीजेपी का 240 सीट आना, नीतीश कुमार की महत्ता केंद्र में बढ़ना। तो नीतीश कुमार गए थे इंडिया गठबंधन में, प्राइम मिनिस्टर का एम्बिशन था, प्राइम मिनिस्टेरियल एम्बिशन को पूरा नहीं कर पाए, तो उनको लगा कि बेहतर है एनडीए के साथ रहें, डबल इंजन की सरकार रहेगी, हमारे जो समर्थक हैं उनके बीच भी कंफ्यूजन नहीं होगा, वापस एनडीए में आ गए। एनडीए में आए तो उसके बाद उन्होंने कई सारे स्टेप्स लिए। वो स्टेप्स क्या है तो आप देखिएगा, वो स्टेप ये है कि उन्होंने जो है वो ये जो स्टेप्स है उसमें सबसे एक दो जो अहम स्टेप है, कहा जाने लगा कि उनका जो है वो बारिश कौन होगा, इस तरह की बात होने लगी। तो बारिश कौन होगा इसको लेकर के जब चर्चा होने लगी तो मनीष वर्मा का नाम आया कि मनीष वर्मा घूमेंगे पूरा बिहार और वो बारिश होंगे, इस तरह की चर्चा हो। तमाम लोग तो जिस तरीके से वो दिखते हैं, हाँ, जिस तरीके से चल रहे हैं, चाल ढाल, शक्ल, बाल, हेयर स्टाइल, वो भी नीतीश कुमार से तुलना करने लगे हैं। बिल्कुल। तो अब देखिए जब इस तरह की बात होने लगी तो उसके बाद अब देखिए उनका नाम भी जो है वो शांत सा हो गया, गुम सा हो गया। और मेरे पास तो ये जानकारी है कि मनीष वर्मा विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा है। अच्छा। संगठन में जनरल सेक्रेटरी का पद मिल गया है लेकिन वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जो मेरे पास जानकारी। अब आप समझिए कि इस जानकारी के एवज में फिर उनका बारिश कौन होगा, बहुत तरह की बात आई, लेकिन सही क्या है ये कोई नहीं, क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी नहीं। लेकिन ये जो 220 का आंकड़ा है ना, वो जो 220 का आंकड़ा है वो ये बताता है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि सफलता के पीक पर जाए। और ये सच बात है कि उम्र भी अब उनका साथ नहीं दे रहा है, इस बात को हमें मानना चाहिए। और स्वास्थ्य भी उनका बहुत ठीक नहीं है। वैसे इन दिनों वो एक्टिव नजर आते हैं, वो यात्रा करेंगे, जो कि कई यात्रा करते थे पहले, अब वो यात्रा करेंगे 15 दिसंबर से और एक्टिव भी नजर आते हैं। तो सवाल यह है कि बड़ी मेजॉरिटी से जीतेंगे और उसके बाद वो बिहार के हक में क्या क्या फैसला लेंगे ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो पहले यात्रा करके महिलाओं को साधेंगे, फिर 2010 से ज्यादा सीटें जीत जाते हैं तो ये माना जाएगा कि नीतीश कुमार अपने अंतिम चुनाव में उन्होंने जोरदार तरीके से सीटें जीती। पर सवाल यह है कि पार्टी का क्या होगा, क्योंकि हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि नीतीश हैं तभी जेडीयू है। जेडीयू में और कोई दूसरा ऐसा नेता नहीं है जिसके पास इस तरह का वोट बैंक हो। इसलिए एग्जिट प्लान की चर्चा 220 के आंकड़े को देख करके किया जा रहा है, पर वाकई नीतीश कुमार एग्जिट करेंगे इस पर मुझे डाउट है। हाँ, उनका स्वास्थ्य साथ नहीं देगा, वो सरकार चलाने लायक नहीं रह जाएंगे 2025 के चुनाव के बाद, और जब नहीं रह जाएंगे तब ऐसे फैसले लें तो वो अलग बात है। लेकिन किसी को पार्टी सौंप देंगे, सत्ता सौंप देंगे, ये मुझे फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल। और बाकी तो बिहार की जनता भी जानना चाहेगी भाई कि राजनीतिक वारिस कौन है नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार के बाद पार्टी कौन संभालेगा। चेहरे तो बहुत सारे हैं मगर क्लियरिटी नहीं है कि आखिर किसके हाथ जो है पूरी पार्टी और सत्ता आएगी। अब एग्जिट प्लान की चर्चा हम कर रहे थे, तेजस्वी यादव की बात कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उपचुनाव के नतीजे रहे वो उनके फेवर में नहीं रहे और उसके बाद से ये चर्चा होने लगी है कि जहां वो जीत सकते थे वहां भी वो जीत नहीं सके। तो अब बिहार में जो उनका दावा है कि अगली सरकार उनकी आ रही है, भारी बहुमत से आ रही है, तो वो उस दावे पर कितना यकीन जनता कर पाएगी। चर्चा शुरू हो गई है, पार्टी के अंदर भी लोग कह रहे हैं, कानाफूसी से शुरू हो गई है कि जो मजबूती दिखनी चाहिए वो दिख नहीं रही आरजेडी में। देखिए, आरजेडी के लिए चिंता का विषय तो हो गया है। आरजेडी ने उसके लिए बहुत प्रयास भी किया है, जैसे शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को अपनी पार्टी में लाना। शहाबुद्दीन रहे नहीं, वो गुजर चुके हैं, तो उनकी मौत के बाद, निधन के बाद
उनके बेटे को पार्टी में लाया गया, उनकी पत्नी भी आई हैं और वो अभी हाल में बेलागंज चुनाव प्रचार करने भी गए थे। चुनाव प्रचार करने गए थे तो वहां हुआ क्या? चुनाव प्रचार करने गए तो वहां ये हुआ कि भाई मुस्लिम्स के वोट बट गए, लालू प्रसाद भी गए, ये भी गए। तो आरजेडी के भीतर इस बात की चिंता है कि हमारा आधार वोट बैंक भी इंटैक्ट नहीं रह गया है, उसमें भी बंटवारा हो रहा है। क्योंकि आप रामगढ़ देखें तो वहां यादवों ने आरजेडी के कैंडिडेट को वोट नहीं किया। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जो लालू प्रसाद अपना वोट ट्रांसफर करा देते थे, क्या वो वोट अब ट्रांसफर नहीं करा पा रहे हैं? क्योंकि अपनी जाति को देख करके अब यादव समाज भी वोट कर रहा है। नित्यानंद राय बीजेपी से जीतते हैं, अशोक यादव बीजेपी से जीतते हैं लोकसभा चुनाव में, और देखिए इस बार भी यादव उम्मीदवार जो बीएसपी से खड़े हुए थे रामगढ़ से, उनको बहुत अच्छा वोट आया, बीजेपी जीत गई। उसी तरीके से मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ, वो बेलागंज में हुआ। तो अब सवाल उठ रहा है कि एनडीए का कुनवा ऐसे ही मजबूत है। आप कास्ट इक्वेशन में भी देखें तो एनडीए का कुनवा मजबूत है, ऊपर से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जुड़ गया है। चिराग पासवान की पार्टी जो पिछले बार नीतीश कुमार का विरोध कर रही थी, वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का रोज बात कर रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी। तो ऐसे में गंभीर सवाल उठता है कि इतने तरह की बात हो रही है और उसमें चिराग पासवान भी जुड़ गए, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी जुड़ गए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी जुड़ गया, मतलब कुशवाहा का वोट भी जुड़ गया। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के कंफ्यूजन लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद ने पैदा किया था, उनकी पार्टी ने पैदा किया था कुशवाहा वोट को लेकर के। लेकिन अब जो उपचुनाव में वोटिंग देखा जा रहा है तो उसमें साफ दिख रहा है कि अब कुशवाहा का भी रुख किधर है, तो वो अब एनडीए की तरफ हो गया। ऐसे में जो जातीय समीकरण भी बनता है, प्लस नीतीश और बीजेपी एक साथ होते हैं, तो ना ईबीसी में कंफ्यूजन होता है, ना अपर कास्ट में कंफ्यूजन होता है। तो आप इस तरीके से देखेंगे तो ये एक बड़ी संख्याओं वाला समूह बन जाता है, गठबंधन बन जाता है। और उधर क्या होता है, तो उधर कहा जाता है कि यादव और मुस्लिम का गठजोड़ है। उसमें भी सेंधमारी करने लगे कौन? प्रशांत किशोर। आप देखिए बेलागंज में उन्होंने सेंधमारी कर दिया। अब सवाल उठता है कि अगर इस तरह की सेंधमारी होती है, आधार वोट बैंक बिखरता है, जो कि लोकसभा चुनाव में दिखा है, उपचुनाव में भी दिखा है, तो इसका मतलब तो साफ दिखेगा ना कि भाई ये अगर दिक्कत है तो आरजेडी कैसे विधानसभा चुनाव लड़ पाएगी? क्योंकि पिछले बार 12,000 वोटों से पिछड़ गई थी, क्योंकि चिराग विरोध कर रहे थे, हर सीट पर विरोध था चिराग का और बहुत तरह की बात थी। लेकिन इस बार पूरा एनडीए एकजुट दिखाई पड़ रहा है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सब भरोसा जता रहे हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार को चुनौती देने वाला बिहार में अभी आरजेडी दिखाई नहीं पड़ रहा है कि उस तरीके से एनडीए को वो चुनौती देने की स्थिति में है। कोई नया जाति समीकरण आरजेडी के साथ जुड़ता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। और दूसरी तरफ आधार वोट बैंक में बड़ा बिखराव दिखाई पड़ा है उपचुनाव में, यह आरजेडी के लिए चिंता का सबब है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि आरजेडी जो कि सपने पाले हुई है कि विधानसभा चुनाव में हम बेहतर करेंगे, वो कैसे कर पाएगी? ठीक है, सीपीआई-एमएल के पास कुछ वोट है, लेकिन कांग्रेस का परफॉर्मेंस या कांग्रेस का प्रदर्शन कुछ इस तरह का नहीं है कि बहुत ज्यादा आरजेडी ये मानेगी कि कांग्रेस हमारे साथ रहेगी तो हमें बहुत फायदा होने जा रहा है। आखिरकार कांग्रेस को कौन सा समाज वोट दे रहा है? आप देख लीजिए, दलित 19-20% है, वो पूरे तरीके से दिखाई पड़ता है कि एनडीए की तरफ है। चिराग पासवान, आप मान भी लीजिए कि वो पासवान समाज के नेता हैं, वैसे उनकी पार्टी कहती है सभी जाति के वोट मिलते हैं, तो पासवान समाज के नेता, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, भुइयां मुसहर समाज के नेता, रविदास के भी कुछ नेता इधर हैं ही, रविदास में कुछ वोटों का बंटवारा हो सकता है। लेकिन उसके अलावा इस तरह की कोई जाति दिखाई नहीं पड़ती है जो कि आरजेडी के तरफ बढ़ती हुई दिख रही हो। कुशवाहा को उन्होंने साधने का प्रयास किया, लेकिन उपचुनाव में वो सारा दावा फेल हो गया, वो सारी मेहनत फेल होती हुई दिखाई पड़ रही। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आरजेडी के भीतर चिंता का सबब है कि अगर हम इस तरीके से लड़े तो कैसे लड़ पाएंगे नीतीश कुमार से। और ऊपर से नीतीश कुमार महिला वोट बैंक को साधने निकल गए हैं। जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है, महिलाओं का जो समूह है, उसको लेकर के वो
कई फैसले लेने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है इन सब वजहों से एनडीए कहीं ज़्यादा 20 कहीं ज़्यादा ताकतवर नजर आ रही। बिल्कुल, मगर राजनीतिक जानकार ये भी कहेंगे कि उपचुनाव पर इतना ज़्यादा जोर नहीं होना चाहिए, असली चुनाव तो अगले साल होना है और अभी लंबा वक्त भी है आरजेडी के लिए कोर्स करेक्शन के लिए। अब वो कोर्स करेक्शन कितना कर पाते हैं ये देखने वाला विषय ज़रूर होगा। बाकी बिहार है और चुनाव करीब है तो लगातार राजनीतिक अपडेट्स आती रहेंगी, ऐसे ही हम और पंकज जी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।